आइए हम आज आपको बरेली शहर के रत्न युवा श्री राकेश रोहित जी से मिलवाते हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जनपद स्तर पे काव्यधारा के रूप में, सबर सम्मान के रूप में कितना काम किया है। और आज उनके देखिए, आज उनका कमरा सजा हुआ है और आज उनकी किताबें देखिए, दीप शिखा, अब कोरोना से जंग और रामचरित मानस पे इन्होंने काफी काम किया है। आइए हम उनसे आपकी एक भेंट वार्ता कराते हैं। रोहित राकेश जी से भेंट। सर, आपका नाम? रोहित राकेश मेरा नाम है जी। और मैं बरेली का रहने वाला हूँ, गंगापुर का रहने वाला हूँ। बरेली में एक जगह आती है गंगापुर जी। हाँ, मैंने लिखा कि मेरे शहर में गंगापुर मोहल्ला है, जहाँ मचा रहता निर्मल हो हल्ला है जी। ममता वाली माताएं, भोली बहनें, इसकी सुबह शाम आह क्या कहने, इस पे कुर्बान मेरा दिल वल्ला है, मेरे शहर में गंगापुर मोहल्ला है। अच्छा राकेश जी, एक बात यहाँ शुरू होती है, जैसे कि आजकल युवाओं के बीच आपका क्रेज बरेली में ज्यादा है जी। आप जैसे कुमार विश्वास अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो रहे हैं, आप भी रोहिलखंड रीजन यूपी और बरेली में कुमार विश्वास के बराबर टक्कर दे रहे हैं। तो रोहित राकेश, ये नाम आपका सीधा है उल्टा है, इसके पीछे क्या है जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से आपसे डिनाई करता हूँ कि मैं कुमार भैया को टक्कर दे रहा हूँ, और वो युग कवि है, हम सबके प्रेरणा स्रोत है, मैं किसी को टक्कर नहीं दे रहा हूँ जी। और हृदय की हर एक धड़कन का नाम है कुमार विश्वास जी। हृदय की हर एक धड़कन का नाम है कुमार विश्वास भैया, महफिल की तड़पन का नाम है कुमार विश्वास भैया। तो कुमार भैया है, रोहित राकेश जी जी। मेरा नाम, जो दूसरा सवाल आपका था कि मेरा नाम ये रोहित राकेश कैसे पड़ा, क्या है ये रोहित राकेश के पीछे रहस्य, तो मेरा नाम रोहित है और पिताजी का नाम राकेश है जी। तो ऐसे रोहित राकेश मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मेरा नाम मूलतः मेरा नाम रोहित अग्रवाल है। तो ये आपने काव्य में जब आए तब चेंज करा कि पहले से ही रहा? नहीं, मेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने अपना नाम रोहित राकेश, इससे पहले मैं रोहित अग्रवाल नाम से कविता करता रहा। बहुत सारे कवियों ने मुझे नाम दिए, किसी ने मुझे मासूम दिया, किसी ने ढोल दिया, किसी ने हैंग भी कहा मुझे, लेकिन मूलतः क्योंकि इसमें अनुप्रास अलंकार है, राज शब्द की आवृत्ति है और अंग ज्योतिष के हिसाब से भी ठीक है, और मुझे अच्छा लगा ये नाम। अच्छा, तो आपने जैसे कविता करना कितनी उम्र से शुरुआत की लगभग? देखिए, कविता तो इसकी कोई उम्र नहीं होती। नहीं, आपने कब से शुरुआत? और मैं बताता हूँ आपको, कविता मैं तो बचपन से करता रहा हूँ जी। लेकिन जो उसका जो मुझे रहा है कविता के बीच में, जो मैं प्रवेश किया हूँ, जब मैं 10th में आया और हमारे पड़ोस में आकाशवाणी के डायरेक्टर आए और उनके साथ मैंने आकाशवाणी जाना प्रारंभ कर दिया। वहाँ मेरी कवियों से मुलाकात हुई, तो वहाँ मैंने कविता की बारीकियां सीखी, क्या गजल होती है, दोहे क्या होते हैं, चौपाई क्या होती है, गीत क्या होता है। मैं तुकांत विधा में कविताएं लिखता रहा हूँ, मुक्त विधा में आजाद नज्म जिसे कहते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने एक कविता लिखी थी जब मैं बहुत छोटा था कि प्रश्न बड़ा जटिल है, विधि बड़ी कठिन है, बनाना नहीं आसान, छोड़ो का ना लो नाम, सुनकर जली कटी सी बातें, बोले श्रीमती के श्रीमान, सुन मेरी भाग्यवान, अशोक मसालों के सब काम हुए आसान। तो इस तरह की बेतुकी कविताएं मैं लिखा करता था। फिर अनायास बीसलपुर के मंच मिले और मुझे बंबई जाना हुआ, शैलेश लोहा के कार्यक्रम में मैं गया और आप लोगों के प्यार ने मुझे रोहित राकेश बना दिया जी। अच्छा, जैसे कि आप कौन सी विधा को अपना प्रिय मानते हैं? देखिए, वैसे तो काम मैंने सभी विधाओं में किया है, हास्य विधा में काम किया है। दिल के करीब कौन सी चीज रहती है? अब आपको कौन सा बच्चा आपके दिल के करीब है? विधाएं सारी दिल के करीब है, लेकिन मंचों पर मूलतः मेरी हास्य व्यंग में पहचान है कि कुछ ऐसा करे तो जश्न मनाएंगे, भ्रष्ट नेता मरे तो जश्न मनाएंगे। कुछ ऐसा करे तो जश्न मनाएंगे, भ्रष्ट नेता मरे तो जश्न मनाएंगे, और माना कि कमजोर हूं मैं लेकिन कोई हमसे डरे तो जश्न मनाएंगे। तो अपनी ये भी अंदाज है। और पत्नी पर भी लिखे हैं मैंने कुछ जी जी, कुछ सुनाइए पत्नी के ऊपर। हाँ, पत्नी का मतलब ही होता है पत्नी, पति पर तनी, है ना। और भले देखिए, आप पत्रकार हैं, लेकिन मैं जानता हूँ पत्रकार भी अपनी पत्नी से डरता है। गरम गरम उस खिचड़ी से डर लगता है, पत्रकार जी, अनुराग जी, गरम गरम उस खिचड़ी से डर लगता है, मुझको मेरी बीवी से डर लगता है, उसकी मर्जी में ही मेरी मर्जी है, मुझको मेरी मर्जी से डर लगता है। और कहता हूँ, है ना, मैं तो भाई सुबह से घर से निकला हुआ हूँ, अभी भी आया हूँ, मुझको मुश्किल में डाल रखा है, सुबह से घर से निकाल रखा है। आदरणीय प्रवीण भैया, मुझको मुश्किल में डाल रखा है, सुबह से घर से निकाल रखा है, और घर जाऊं तो जाऊं मैं कैसे,
हाथ में बेलन संभाल रखा है। तो भैया इस तरह की छोटी छोटी छड़िकाएं मैंने लिखी हैं। अच्छा सर, आपने अभी तक कितने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है, कितने मंच संभाले हैं आपने? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने बहुत ज्यादा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन किया है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर काम मैंने किया है। कितने मंच तक आपने साझा किए? मैंने कई मंच मैंने साझा किए हैं। मैंने आदरणीय सुनील जोगी जी के साथ काम किया है। मैंने हरिओम पवार जी के साथ मंच मैंने शेयर किया है। मैंने विष्णु सक्सेना जी के साथ मंच शेयर किए हैं। और देश के तमाम बड़े 20 वर्ष मुझे काम करते हुए हो गए, मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने किस के साथ मंच शेयर किए है। लेकिन कहते हैं ख्याली महल चुनने से आला कौन होता है, खुदा जब ढाल बन जाए तो भाला कौन होता है। बड़ा वो है जिसे दुनिया बड़ा समझे बड़ा माने, निराला नाम रखने से निराला कौन होता है। अच्छा रोहित जी, लोग एक बात जानना चाहते हैं, आपने जो विधा सीखी जी, तो कोई तो गुरु रहा होगा जिसने आपको ढाला, सांचे में हीरा बनाया, तराशा। किनका नाम लेना चाहेंगे आप? मैं कोई किसी एक का नाम लूंगा तो ये बेईमानी हो जाएगी जी। मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मैं गोष्ठियों में जाया करता था। अब ये गोष्ठियों की परंपरा लगभग खत्म सी होती जा रही है। और गोष्ठियों में अब तक हालांकि जो गोष्ठियां होती हैं उसमें लोग सुनाने जाते हैं, सुनने नहीं जाते हैं। मैं गोष्ठी में लोगों को सुनने जाया करता था। उस समय ख्याल खन्ना कानपुरी, शिवनाथ बिस्मिल, आदरणीय किशन सरोज दादा का भी मुझे आशीर्वाद मिलता रहा, उनको भी मैं बहुत सुनता था। ब्रजराज पांडे, ये सब पुराने नाम हैं। डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी, ज्ञानवती सक्सेना, इन लोगों को मैं सुना करता था। और डॉक्टर उमेश जी को भी मैंने काफी सुना है, काफी पढ़ा है जी। तो ये असर जो हुआ है वो सुनने से हुआ है, आप अधिक पढ़ने से हुआ। अच्छा, जैसे कवियों की आर्थिक स्थिति जी, इसके अगर आपको इसे कुछ कविता में कुछ कहना हो तो कुछ कहेंगे? क्या स्थिति है आज की तारीख में? कवियों की बहुत अच्छी स्थिति है आर्थिक, या वो सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं? क्या माहौल है? देखिए, मुझको जीने का आधार मिल गया होता, मुझे जीने का आधार मिल गया होता, जो चाहता वो सरकार मिल गया होता, कभी सम्मेलनों के चक्कर में जो न पड़ता तो कोई मुझको भी रोजगार मिल गया होता। तो ये तो आपने गहरी बात कह दी। ये कटाक्ष किया कि सही बात कही? क्या है? देखिए, ये कटाक्ष मैंने इसलिए किया है क्योंकि कवि सम्मेलन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उसे अपने रोजगार का साधन बना पाते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जी जैसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन कविता करना अपने आप में एक संत होना, एक ऋषि होना है। तो हालांकि अब कविता में ग्लैमर आ चुका है, कविता हाईटेक हो चुकी है, कविता अब दरी चादर से निकल के सोफों पर आ चुकी है। अब कविता इवेंट हो चुकी है, शो हो चुकी है, और ये 2 घंटे 2.5 घंटे का शो होता है। लेकिन फिर भी 80% लोग ऐसे हैं, आज भी मैं बरेली में हूँ, बरेली में 200-250 साहित्यकार हैं, जिसमें से कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो इसके माध्यम से रोजगार कर रहे हैं, बाकी केवल मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं। बरेली में बहुत सारे शायर ऐसे रहे, कवि ऐसे रहे जो मुफलिसी की दुनिया में रहे हैं। तो ये अपनी एक धुन है। मैं थोड़ा आपसे मधुकर जी के बारे में जानना चाहूंगा, आपने शायद नाम सुना होगा। जी जी, डॉक्टर महेश मधुकर जी, चंदनी गंध है बेटियां, उनका लिखा, उन्होंने कहीं पर लिखा, चंदनी गंध है बेटियां या कि मकरंद है बेटियां, बांध लो चाहे जिस राग में, ताल लय छंद है बेटियां। बरेली साहित्यकारों की नगरी है। डॉक्टर महेश मधुकर जी आज भी हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त हैं और बहुत अच्छे गीतकार हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। बरेली में कमल सक्सेना जी हैं, अभी आपने उनका इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छा इंटरव्यू मैंने देखा था। तो बरेली में ऐसे ऐसे साहित्यकार हैं, रघुवर दयाल पीयूष जी, राम सिंह भंडारी जी, शंखधार जी, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार रहे। गिरधारी लाल शर्मा व्यग्र जो पगडंडी संस्था चलाते थे, हैं आपके राममूर्ति गौतम गगन जी, आपके कवि गोष्ठी आयोजन समिति के जो हमारे जिन्होंने संस्थापक रहे हैं, उपमेन्द्र सक्सेना जी के पिताजी, वो भी बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं। कुमुद जी, ज्ञान स्वरूप कुमुद जी। तो बरेली साहित्यकारों की धरती है। अब आपने माहौल काम कर रही है, बहुत आगे को माहौल बना दिया, तो कुछ कविता जरूर हो। आप हंसी, चेहरे पे हंसी लाइए, कुछ ऐसी कविता सुनाइए जो माहौल को आसान करे। जी, तो भैया मैं तो ये केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आंखें जो 2 थी उन्हें भी 4 कर गए,
आंखें जो दो थी उन्हें भी चार कर गए, कम वक्त दिल का भी व्यापार कर गए, और सौदा तो करते कम से कम ये नगद, लेकिन जनाब उसको भी उधार कर गए। तो और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि हे प्रभु ये काम हो जाए जी, हे प्रभु ये काम हो जाए, पत्रकार जी का प्लॉट मेरे नाम हो जाए जी। अच्छा, बरेली चूंकि वसीम बरेलवी की धरती है, पहला मिसरा वसीम साहब का उठाता हूँ और 3 मिसरे अपने चिपकाता हूँ। सुनिएगा, आपने सुना होगा कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। मैंने लिखा कहीं इस छोटी सी कलम में लिखा कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, और बुलडोजर बाबा के डर से क्या पानी दाना छोड़ दे। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, बुलडोजर बाबा के डर से क्या पानी दाना छोड़ दे, और बड़ी मुश्किल से मिलती है कमाई पाप की, मोदी के कहने से क्या इसको खाना छोड़ दे। जी जी। अब आप यहाँ राजनीति ले आए तो एक प्रश्न थोड़ा सा अटपटा लगेगा। कुछ कवि जो हैं किसी पार्टी विशेष के लिए काम करने लगते हैं, एक के लिए गाने लगते हैं, उनके लिए मिसरे विसरे जो बनाने लगते हैं, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ कोई राजनीति लेकर नहीं आया हूँ, और जब आपका राष्ट्र का प्रणेता कोई अच्छा काम करता है तो उस पर उसकी प्रशंसा भी की जाती है, और कहीं कुछ खराब होता है तो उसका विरोध भी किया जाता है। हमने अगर सरकार ने कुछ गलत किया है तो उसका विरोध भी किया है। सच के मुंह पर क्यों है ताला पता चले, कौन है भोला कौन है भला पता चले, सच्चाई के सावन से धोकर देखो, दाग है किसका कितना काला पता चले। इस रोहित राकेश ने कहा है कि सोच रहा हूँ नेता बन ही जाऊं मैं, आशीर्वाद दीजिएगा अपना, सोच रहा हूँ नेता बन ही जाऊं मैं, कैसे होता है घोटाला पता चले, और किसने खाया चारा पैसा हजम किया, ये भी गड़बड़ झाला साला पता चले, और फूलों के रास्ते पर चलने वालों को कैसे प्रताप पाव में छला पता चले। तो कविता लोक रंजन का भी काम करती है, लोक कल्याण का भी काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल मनोरंजन ना कविता का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी कर्म होना चाहिए। तो अगर कविता राजनीति से परे नहीं है, एक बार की घटना मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जी के पैर फिसल गए लाल किले से उतरते समय, और उस समय उन्हें दिनकर जी ने उन्हें सहारा दिया। तब उन्होंने कहा कि भाई आपने मुझे सहारा दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तब दिनकर जी ने कहा कि जब जब राजनीति के पैर लड़खड़ाएंगे, साहित्य के उसे सहारा देने का काम करेगा। जी। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, युवाओं के लिए थोड़ा बताइए, क्या कहेंगे बरेली के युवाओं? युवा आजकल बड़ा पहनावा में देखिए, मैं युवाओं के लिए तो यही कहूँगा, युवा का यदि उल्टा कर दिया जाए तो वायु हो जाता है जी। और आजकल की युवाओं में भी कविताओं का क्रेज बहुत अधिक बड़ा है। जवानी व्यक्ति के तन पर खुदा की बागवानी है। मेरे एक मित्र ने लिखा है कि जवानी व्यक्ति के तन पर खुदा की बागवानी है, जवानी व्यक्ति के तन पर खुदा की बागवानी है, सड़कों पे बहके वो जवानी जवानी नहीं प्यारे, वतन पे जो निछावर हो जवानी वो जवानी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत कीमती